नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं, समय हो चुका है आईएनएस सुबह सवेरे जाने का। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया। बताते चले कि राज्य में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। नई पदस्थापना सूची जो है वो गृह विभाग ने शुक्रवार शाम को जारी कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में तबादलों की लिस्ट राज्य सरकार ने शुक्रवार देर शाम 7 आईपीएस अफसरों के तबादले के आदेश जारी किए। इन आदेशों के साथ कई जिलों में पुलिस की कमान बदली गई है। राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अफसरों के तबादले के आदेश जारी किए। मोहित गर्ग को सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। चंद्रमोहन सिंह को निदेशक आपातकालीन सेवा की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस अंकिता शर्मा अब सक्ती से स्थानांतरित होकर राजनांदगांव की नई पुलिस अधीक्षक होंगी। यदुवली अक्षय सिदार को सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। आईपीएस रत्ना सिंह को मनेन्द्रगढ़ जिले की पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रफुल्ल ठाकुर को सक्ती जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पंकज चंद्रा को कोंडागांव का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा तबादला किया गया है। 7 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं कई जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है। हाल ही में राजधानी रायपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा की गई थी, जिसके बाद अब यह नई लिस्ट जारी की गई है। जिलों में एसपी की कमान को बदला गया है। अब अलग अलग एसपी अलग अलग जिलों की कमान संभालेंगे। खास तौर पर कानून व्यवस्था सख्त रखने के लिए फोकस रखा गया है। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, आईएनएस 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। राज्योत्सव में लगातार 5 दिन बॉलीवुड कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है विवेक आचार्य से, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया और 5 दिनों का कार्यक्रम जो होगा बेहद भव्य होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति प्रेमियों को राज्योत्सव में इस बात का इंतजार होता है कि कौन कौन से कलाकारों की प्रस्तुति होगी। तो इस वक्त हमारे साथ संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य जी। सर, कौन कौन सी प्रस्तुतियां होंगी जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जो है वो आप लोगों की तरफ देखते रहते हैं? छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो लगभग 1000 छत्तीसगढ़ के कलाकारों को ये यहाँ पे प्रस्तुतियाँ रहेंगी और सारे ही कला दल अलग अलग क्षेत्रों से, संभागों से, सरगुजा से लेकर बस्तर तक के सभी क्षेत्रों से उनको आमंत्रित किया गया है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई करेंगे उनकी परिक्रमा पथ की यात्रा में। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर एक शिल्पग्राम बनाया गया है। उस शिल्पग्राम में एक मंच है जिसको शिल्पी मंच हम बोलेंगे। वो 25 से 30 कलाकार छत्तीसगढ़ के वो उनको वहाँ पे प्रस्तुति करने का मौका मिलेगा। मुख्य मंच पे भी हमारे 3 से 4 छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कलाकार, राज्य अलंकरण से सुशोभित और पद्मश्री से शोभित, उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन में एक कलाकार को हमने बाहर से आमंत्रित किया है जो शो स्टॉपर के रूप में रहेंगे। उसमें बाबा रघुवंशी, भूमि त्रिवेदी, आदित्य नारायण, अमित तिवारी और कैलाश खेर जी रहेंगे। वो प्रतिदिन अपनी एक दिन अपना प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो विभागीय प्रदर्शनियाँ हैं वो 25 साल की विकास यात्रा की थीम पर बनाई गई हैं। जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक डिजिटल प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई जाएगी जिसका अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं करेंगे। और बाकी सभी विभागों ने अपनी प्रदर्शनियाँ जो है पिछले 25 साल की विकास यात्रा की थीम पर बनाई है। साथ ही साथ दूसरे कॉर्नर पर भी एक मंच रहेगा जो जिसमें लगातार प्रदर्शनियाँ चलती रहेंगी। तो इस प्रकार से लगभग 1000 छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अपनी प्रदर्शनी देने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनको पर्याप्त रूप से अवसर दिया गया कि अपनी कला यहाँ पर प्रदर्शित कर सकें। लगभग 100 दल छत्तीसगढ़ के जो है उनकी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर होंगी और 1000 कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति अपनी देंगे। संस्कृति विभाग ने प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत है वो भी अलग अलग लोक नृत्यों के माध्यम से करने की तैयारी की, उसके विषय में बताएंगे। 31 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से उनका आगमन होगा और वो निकलेंगे तो सभी चौक चौराहों को एक थीम पर बनाया जा रहा है और हर थीम पर एक कला दल जो है उनके स्वागत के लिए वहाँ पर रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो खास तौर पर चल रही है और 12 लोक नृत्यों के प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और मुंबई से आने वाले कलाकार जो हैं वो अपनी प्रस्तुतियों का, अपनी कला का जलवा बिखेंगे और लाखों की संख्या में जो दर्शक होंगे वो उसका आनंद ले सकेंगे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। चलिए बात करेंगे दुर्ग जिले के मेड़ेसरा गांव की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर 25 अक्टूबर को भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति परंपरा की अनोखी मिसाल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कार्यक्रम में प्रदेश भर से पंडवानी और पंथी जैसे पारंपरिक लोक नृत्य गायन विधियों के प्रदर्शित कलाकार भी यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। समारोह के अतिथि जो होंगे वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, गृह मंत्री विजय शर्मा, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिरवारा विधायक डोमन लाल करने वाले हैं। साथ ही आयोजन के मुख्य आकर्षण पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले रहने वाली हैं। बताते चले आपको कि इस दौरान कलाकारों का सम्मान भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के रूप में 25 अक्टूबर को हमारे अहिरवारा विधानसभा के ग्राम मेड़ेसरा में आयोजित है। इस आयोजन को आशीर्वाद देने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित रहेंगे। इधर मानव के लिए सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। बिना बच्चे का हर किसी का दुख होता है और मेडिकल साइंस में संतान सुख के लिए कई तरह के इलाज किए जाते हैं, लेकिन संतान सुख के लिए लोग ईश्वर की आस्था पर तो पूरा भरोसा करते ही हैं। धमतरी में ऐसी ही मान्यता है और एक स्थल ऐसा है माता का द्वार, जहां पर दैवीय कृपा से निसंतान दंपत्ति की गोद भर जाती है। जी हाँ, इसे आप चमत्कार भी कह सकते हैं। धमतरी जिले के गंगरेल जलाशय के पास अंगार मोती मंदिर में हर साल दिवाली के बाद पहले शुक्रवार को लगने वाले मेले में यह आस्था विश्वास का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। मान्यता है कि अंगार मोती मंदिर में निसंतान महिला के ऊपर बैगा चलकर आगे बढ़ते हैं तो महिला को संतान की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता और आस के साथ दूर दूर से बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंचती है। आज के युग में संतान के लिए आधुनिकता, टेस्ट और IVF तकनीक के द्वारा ये अनूठी है, लेकिन ऐसी ही मान्यता हैरान कर देने वाली सामने आई है छत्तीसगढ़ से, जहां पर बड़ी संख्या में निसंतान महिलाएं परिवार के साथ मंदिर पहुंचती है। ढोल नगाड़े की गूंज के साथ जब बैगा झूमते हुए आते हैं तब कतार में खड़ी महिलाएं पेट के बल दंडवत लेट जाती हैं और सभी बैगा उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। मान्यता है कि जिस भी महिला के ऊपर बैगा का पैर पड़ता है उसे संतान के रूप में माता अंगार मोती का आशीर्वाद मिल जाता है और उसके अंगार में किलकारी गूंज जाती है। बालोद जिला बच्चा के लिए पहली बार कहाँ सुने थे, किसके पास, किसके साथ सुने? फैमिली वाले बताए। क्या बताए? मन्नत पूरा होता है। संतान प्राप्ति के लिए आए हैं। क्या करती है? आज जमीन पे लेटे थे। अच्छा, जमीन में लेटे थे, परण पड़े थे नारियल को पकड़ के। क्या मान्यता क्या है? बताए कोई बताए? बाल बच्चे के लिए है ये सब। ये बहुत पुराना परंपरा है। माँ अंगार मोती का हजारों साल का बहुत पुराना परंपरा रहा है। ये चारामा, गटरेल, कोलंबा के डेल्टा नुमा में माता जी विराजमान थी। जब गंगरेल डैम 74-75 में बना तब माता जी का परिसर भी डुबान में आ गया और डुबान में आने के बाद माता जी को समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग, जो उसके भक्त लोग थे, बावन गांव के लोग, उनको बैला गाड़ी में यहाँ पे ला करके उस समय संसाधन जो मिला उनको उस संसाधन से ला करके यहाँ पे गंगरेल में स्थापित किया गया। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पद संभालने के करीब 3.5 महीने बाद नई टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की टीम में शामिल कई सदस्यों की छुट्टी कर दी गई। वहीं कुछ पर भरोसा भी जताया गया और उन्हें प्रमोट किया गया। कुछ नए चेहरों को इस बार जगह मिली है। उन्होंने जातीय और सामाजिक संतुलन को भी साधने की कोशिश की है। इस पर कांग्रेस अब तंज कस रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। 1 जुलाई 2025 में प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने वाले खंडेलवाल ने अपनी टीम में 9 उपाध्यक्ष,
4 महामंत्री और 9 मंत्री बनाए हैं। साथ ही उन्होंने किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्षों की भी नियुक्ति की। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और मीडिया प्रभारी के पदों पर भी नियुक्ति की गई है। उपाध्यक्ष पद पर रणवीर सिंह रावत, कांतदेव सिंह, प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा सिंह, डॉ नंदिता पाठक, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे, प्रभुलाल जाटव के नाम है। वीओ दोजब की महामंत्री के पद पर सांसद लता वानखेड़े, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, राहुल कोठारी, गौरव रणदिवे का नाम है। वीओ 3 टीम में 9 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, अर्चना सिंह, राजो मालवीय और बबीता परमार हैं। वीओ 4 पुरानी टीम में उपाध्यक्ष रहे सांसद आलोक शर्मा, सुमित्रा वाल्मीकि, चौधरी मुकेश सिंह, सीमा सिंह जादौन, जीतू जिराती और चिंतामणी मालवीय सहित कई नेताओं को खंडेलवाल की टीम में जगह नहीं मिली है। नई टीम में मालवा क्षेत्र का वर्चस्व है और विध्य की अनदेखी की गई है। कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी को अब सबका साथ और सबका विकास के नारे पर ही विश्वास नहीं रहा। न ही तो इस कार्यकारिणी में कोई मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति लिया गया है, न ही कोई इसमें सिख समुदाय या ईसाई समुदाय से व्यक्ति लिया गया है, और जातिगत समीकरण की भी धूल निकाल दी है भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी की वजह से जो हुआ है। इससे आज साफ तौर के ऊपर भाजपा का चाल चरित्र चेहरा दिखाई देता है कि ना ही तो सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का विचार है, ना सत्ता में और ना ही संगठन में। वीओ 5 तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछली कार्यकारिणी में 14 उपाध्यक्ष, 14 मंत्री और 5 महामंत्री थे। मध्य प्रदेश जैसे वृहद संगठन में नई कार्यकारिणी का आकार छोटा रखना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को कार्यकारिणी के गठन में 10 माह 28 दिन का समय लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। चुनाव भले ही बिहार में हो, लेकिन इसकी आंच जो है वो मध्य प्रदेश तक अब पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो बिहार चुनाव में हुंकार भरते हुए नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रचार की कमान संभालने के साथ ही विपक्ष पर तीखा प्रहार भी वो कर रहे हैं। इसको लेकर MP की सियासत अब गर्मा चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव प्रचार के लिए गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि उनको डूब मरना चाहिए। ये विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं और सेना की वीरता पर सवाल उठाते हैं। और हमारे सैनिक अपने देश के अंदर हुए नरसंहार के खिलाफ आतंकवादी घटना के आधार पर पाकिस्तान में घुस के मारते हैं, और ये कांग्रेस के नेता शर्म आना चाहिए इनको, ये सबूत मांगते, डूब मरना चाहिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को। अगर वो ये बात करते, ये पूरे देश का अपमान करते, ये अपमान करने का अधिकार उनको नहीं, और अगर वो अपमान करते लोकतंत्र में, तो ये हमारा चुनाव यही सही समय है इनके सारे हिसाब करने का। पश्चिम चंपारण के शेरा बाजार खेल मैदान में आयोजित जनसभा में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस की नीतियों, रुख और विचारधारा पर सवाल उठाए। जबकि कांग्रेस भी तंज कस रही है कि जिससे प्रदेश नहीं संभल रहा, उनको बिहार चुनाव में जीत की जिम्मेदारी मिल गई है। बिहार में हो रही जनसभाओं और बीजेपी के केंद्रीय प्रचार में राष्ट्रवाद को सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है। साथ ही महादलितों के उत्थान के साथ विकास और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की बिहार चुनाव के प्रचार के लिए बढ़ रही डिमांड से मुख्यमंत्री का राजनीतिक कद भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर रायपुर का एकमात्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जल्द ही BCCI को सौंपा जा सकता है। इसको लेकर सरकार का जो मेंटेनेंस खर्च तो बचेगा ही, साथ ही साथ रायपुर में अब जो है वो टेस्ट मैचों की मेजबानी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। कैसा होने वाला है इसका सफर, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम अब वनडे और T20 मैचों के बाद टेस्ट मैच की मेजबानी करने के लिए तैयार है। स्टेडियम को BCCI को सौंपने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। सरकार और बोर्ड के बीच कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है।
और अब केवल औपचारिक जांच ही बाकी है। स्टेडियम को CSCS के माध्यम से BCCI को लीज पर सौंपने की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। बचेगा खर्च, बढ़ेगा राज्य का गौरव। स्टेडियम में मिलेंगी इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट और बड़े आयोजन। वनडे T20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच भी होंगे। स्टेडियम के रखरखाव पर हर साल होता है करोड़ों रुपए खर्च। लीज पर देने के बाद BCCI उठाएगा पूरा खर्च। सरकार का खर्च बचेगा, स्टेडियम की सुविधाएं होंगी बेहतर। इधर BCCI ने 2025-26 के लिए जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक रायपुर को 2 बड़े महामुकाबलों की जिम्मेदारी। 3 दिसंबर 2025 को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला। 23 जनवरी 2026 को भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को जल्द ही BCCI को सौंप दिया जाएगा। लंबे समय से सरकार और BCCI के बीच कागजी कार्रवाई की जा रही थी। फिलहाल कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है और स्टेडियम के रखरखाव और इसे देखने के लिए BCCI को इसे लीज पर सौंपा जाएगा। BCCI को लीज पर सौंपने से सरकार का हर साल खर्च होने वाला इसकी देखरेख के लिए करोड़ों रुपए तो बचेंगे ही, वहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी खुशखबरी होगी। जिन स्टेडियम का रखरखाव और BCCI को लीज पर नहीं दिया जाता है, ऐसे स्टेडियमों में केवल T20 और वनडे इंटरनेशनल मैच ही खेले जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेडियम को BCCI को सौंप दिया जाएगा, वहीं राजधानी रायपुर में भी पहली बार टेस्ट मैचेस की मेजबानी मिल सकती है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, N24/7 रायपुर। और इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां पर दिल्ली दौरे से लौटे PCC चीफ दीपक बैज। कहा संगठन सृजन बैठक में शामिल हुआ, माह के अंत तक जिलाध्यक्षों की सूची आ सकती है। AICC से ज्यादा छत्तीसगढ़ कांग्रेस को सूची का इंतजार है। सबसे अच्छे कैंडिडेट को बनाया जाएगा जिला अध्यक्ष। पक्की बड़ी खबर है, जानकारी आप तक पहुंचा दे। राजधानी रायपुर से जहां पर दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं दीपक बैज, और बेहद ही महत्वपूर्ण उनका ही दौरा रहा दिल्ली का, क्योंकि कहा संगठन सृजन बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा कि माह के अंतिम तक अध्यक्षों की सूची जो है वो वापस आ जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा शुक्रवार को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बीजापुर और सुकमा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के नंबी गांव और सुकमा के दुलेज गांव का दौरा किया, जहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों से मुलाकात की, नक्सल मुक्त हो रहे इलाकों के बारे में चर्चा की और ये भी जानने की कोशिश की कि सरकार की योजनाओं का ग्रामीणों पर कितना लाभ हो पा रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने ग्रामीणों को सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। तो विजय शर्मा जो है वो बीजापुर के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां पर ग्रामीणों के साथ उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, सरकार की योजनाओं से उन्हें लाभ मिल पा रहा है नहीं, ये भी जाना। तस्वीरें आप भी देखिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।